जी कैफेट, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। आज का हमारा लेक्चर 98। ये लेक्चर की ड्यूरेशन थोड़ी नॉर्मल लेक्चर से ज़्यादा होगी, तकरीबन 3-3.25 घंटे के करीब का लेक्चर होगा। एक ही लेक्चर? नहीं, एक ही लेक्चर नहीं होगा, हम दरमियान में ब्रेक करते रहेंगे, ठीक है। इसको हमने हर 15 मिनट बाद आधे घंटे की ब्रेक करते रहेंगे। अच्छा नहीं, आज का जो लेक्चर है उसको हमने 5 हिस्सों में डिवाइड किया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये लेक्चर आपके 5 लेक्चर्स के बराबर होगा। आपको पता है हम उसको लॉजिकल 5 पार्ट्स में सब डिवाइड किया है। इसमें चूँकि कंसेप्ट्स भी होंगे और इसके साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी होंगे, तो तकरीबन इसके अगर 3-3.25 घंटे की टोटल ड्यूरेशन होगी तो उसमें जो आपका कंसेप्ट होगा वो तकरीबन 1.5 घंटे में डिस्कस होगा, और बाकी का जो 1.5-2 घंटे या 2 घंटे होंगे उनमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। तो अगर आप देखें तो इस टोटल जो ड्यूरेशन होगी लेक्चर की, इसमें जो कंसेप्चुअल पार्ट होगा वो तकरीबन 1.5 घंटे का होगा, जो कि आपके मेरा ख्याल है अकाउंटिंग के एक नॉर्मल लेक्चर के बराबर ही है। हाँ जी, तो ड्यूरेशन थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन याद रखें कंसेप्ट इतने ज़्यादा नहीं है कि आप ये समझे कि 3-4 या 5 हिस्सों में सब डिवाइड किया है हमने लेक्चर को तो ये 5 लेक्चर के बराबर है। ये हरगिज़ 5 लेक्चर के बराबर नहीं है, बल्कि आपके काउंटिंग के समझ लीजिए एक लेक्चर और प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है कि प्रैक्टिस के ऊपर हमने कंप्रोमाइज़ नहीं किया, वरना हम इस सेशन को जल्दी भी कंक्लूड कर सकते थे, ठीक है। लेकिन मैंने बेहतर समझा कि आपको प्रैक्टिस साथ साथ करवा के तो फिर कोर्स हाँ जी आपको घर भेजा जाए, ताकि आपको पता हो कि हर क्वेश्चन की, हर कंसेप्ट की केस स्टडी को कैसे अटेम्प्ट करना है, और आप उसको खुद से जब अटेम्प्ट करने के लिए बैठे तो कंफर्टेबल फील करें कि आपने इस तरह की केस स्टडी क्लास में टीचर के साथ की हुई है, तो थोड़ा स्टूडेंट कॉन्फिडेंट फील करता है। तो मैंने आज के लेक्चर को 5 हिस्सों में सब डिवाइड किया है। इसमें हम पार्ट ए में पेरोल सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे, और जो प्रीवियस सिस्टम था हमारा परचेज सिस्टम, उसकी केस स्टडी को डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद हमारे जो दूसरे सिस्टम है, कैश एंड बैंक सिस्टम है, उसको कवर करेंगे। इन्वेंट्री एंड फिक्स एसेट का सिस्टम है, उसको कवर करेंगे। फिर सिस्टम हमारे 5 कंप्लीट हो जाएंगे। फिर इसके बाद इन सिस्टम को हमने सीख तो लिया, इनको डॉक्यूमेंट कैसे करना है। जो 98 का पार्ट डी होगा वो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेट कर रहा होगा, यानी पार्ट ए हमारा पेरोल सिस्टम है, पार्ट बी हमारा प्रोबेबली कैश एंड बैंक सिस्टम होगा, पार्ट सी इन्वेंट्री एंड फिक्स एसेट्स, पार्ट डी होगा इन 5 सिस्टम की डॉक्यूमेंटेशन कैसे करनी है, और उसमें खास तौर पे हम फ्लो चार्ट के ऊपर फोकस कर रहे होंगे। और जो पार्ट ई होगा वो कुछ एडिशनल छोटे मोटे कंसेप्ट्स हैं जो हमने कवर करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले परचेज सिस्टम आपने पढ़ा होगा, आपको याद होगा मैंने आपको कहा था कि आपने रीडिंग करनी है, याद करने को नहीं कहा था, ठीक है, सिर्फ रीडिंग करनी थी। लेकिन कल के लेक्चर में मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स की भी रीडिंग करने के लिए कहा था, कंट्रोल एक्टिविटी की रीडिंग करने के लिए कहा था, और टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए भी। इनमें कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। कितने स्टूडेंट्स ने रीडिंग की है? चलिए आपको समझ, इसमें जो सबसे अहम चीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझने वाली है ना, वो ये कि कंट्रोल एक्टिविटी और टेस्ट ऑफ कंट्रोल में क्या फर्क है। कंट्रोल एक्टिविटी मैंने आपको बताया था मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बता रहे होते हैं, और टेस्ट ऑफ कंट्रोल को ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बड़ी मिस्टेक है जो अगर आप एग्जाम में करेंगे तो आपके मार्क्स जो है वो 0 हो जाएंगे। ये बड़ी मिस्टेक नहीं करनी। हाँ, अगर कंट्रोल एक्टिविटीज या टेस्ट ऑफ कंट्रोल में आपको कोई एक आधा कंट्रोल ऐसा जो समझ में नहीं आया उसको याद कर ले, या इवन याद नहीं कर सके एग्जाम में, 4 कंट्रोल्स उसने पूछे आपने 3 बता सके हैं, इससे भी आप इंशाल्लाह फेल नहीं होंगे। मार्क्स कम होंगे लेकिन फेल नहीं होंगे। आपको पता है एग्जाम में, और वैसे भी आपको बताया था जिंदगी में हमने, जो बड़े बड़े डिसीजंस हैं वो ठीक, हर डिसीजन हमारा ठीक नहीं होता, लेकिन बड़े बड़े डिसीजन हमने ठीक करने। एग्जाम में भी सबसे बड़ा डिसीजन हमारा क्या होता है? रिक्वायरमेंट को पढ़ के अंडरस्टैंड करना कि वो पूछ क्या रहा है, किस टॉपिक में से पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है। अगर ये डिसीजन आपके सारे क्वेश्चंस के ठीक हो गए इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। बाकी नेचुरल होता है कि क्वेश्चन का कुछ हिसाब समझ पाए, कुछ नहीं समझ पाए, कुछ याद किया हुआ था लेकिन एग्जाम में लिखते हुए भूल गए। ये नेचुरल पार्ट होते हैं आपके क्वेश्चन पेपर के, इनकी वजह से नॉर्मली स्टूडेंट फेल नहीं होता, फेल होता है बड़ी गलती करने की वजह से। तो अब परचेज सिस्टम में आपको केस स्टडी की होम असाइनमेंट दी गई थी, उसमें से एक केस स्टडी जो ICAP की है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आइए डिस्कशन करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1A। सबसे पहले इसमें हमने रिक्वायरमेंट को पढ़ना है
और ये देखना है कि क्या हम इसकी रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करने के काबिल हैं। रिक्वायरमेंट में कह रहा है आइडेंटिफाई एनी 6 वीकनेसेस इन द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, क्या क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट से आपको ये पता चल रहा है कि ये इंटरनल कंट्रोल का क्वेश्चन है? बिल्कुल, ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से हमें पता चल गया। 6 को अंडरलाइन कर लीजिए। 6 वीकनेसेस उसने कहा है, अगर तो 6 ही हुई तो हम सारी की सारी लिख देंगे, लेकिन अगर हमें 7th या 8th वीकनेस भी नजर आ गई तो हम वो भी लिख देंगे। ठीक है, कुछ केस स्टडी के सोल्यूशन में उसने पूछा हुआ 4 वीकनेसेस, क्वेश्चन में 5 थी तो मैंने सोल्यूशन में भी 5 लिख दी है। तो स्टूडेंट ये पूछते हैं सर आपने 5 क्यों लिखी, हालांकि क्वेश्चन में तो उसने 4 कहा हुआ था। तो मैंने एहतियातन लिख दी एक एक्स्ट्रा, ताकि अगर हमारी ऊपर कोई गलत हो भी तो एग्जामिनर अल्टरनेट वीकनेस को चेक कर ले। तो यहाँ पे 6 वीकनेसेस उसने कहा हुआ है ऑफ Cl एंड देयर पॉसिबल इफेक्ट। वीकनेस का मतलब क्या होता है? वीकनेस का मतलब वीकनेस का मतलब ट्रांसलेशन करने को थोड़ा ही कहा था। वीकनेस का मतलब यह होता है कि हमारा कोई कंट्रोल अप्लाई नहीं, या तो हमारा कोई कंट्रोल मिसिंग है या सही अप्लाई नहीं हो रहा। जैसे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर ही नहीं हो रही, ये भी वीकनेस है। प्रिपेयर हो रही है लेकिन उसको कोई इंडिपेंडेंट पर्सन रिव्यू नहीं कर रहा, ये भी वीकनेस है। ठीक है, तो वीकनेस का मतलब है कोई कंट्रोल एक्टिविटी सही तरीके से परफॉर्म ना हो, या तो हो ही नहीं रही या सही तरीके से परफॉर्म नहीं हो रही। कह रहा है वो वीकनेस आइडेंटिफाई कीजिए। एंड आल्सो देयर आर पॉसिबल इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब क्या है कि अगर ये वीकनेस इसी तरह कंटिन्यू होती रही तो नुकसान क्या हो सकता है मैनेजमेंट का, कंपनी का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा समटाइम जनरली भी मैनेजमेंट को क्या नुकसान हो सकता है, वो भी हम बताएंगे। यानी इफेक्ट का मतलब क्या है, इफेक्ट का या इम्प्लीकेशन भी इसको कहते हैं कि अगर ये वीकनेस इसी तरह चलती रही तो मैनेजमेंट को क्या नुकसान हो सकता है, कंपनी को क्या नुकसान हो सकता है। आल्सो गिव योर रिकमेंडेशन टू ओवरकम दीज वीकनेसेस टू Cl। रिकमेंडेशन भी दीजिए। अब रिकमेंडेशन का मतलब क्या है? रिकमेंडेशन का मतलब टेस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं है कि वीकनेस को खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए। ये बेसिकली वीकनेस का अपोजिट होता है। यानी जो कंट्रोल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो रही या सही परफॉर्म नहीं हो रही, हम उसे कहेंगे कि इसे सही परफॉर्म करो। यह है वीकनेस का मतलब। याद रखें, जब कभी इंटरनल कंट्रोल वीक होते हैं तो हम रिकमेंडेशन देते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म नहीं करते। आपको याद होगा कंसेप्ट, टेस्ट ऑफ कंट्रोल कब परफॉर्म किए जाते हैं? शाबाश, जब कंट्रोल स्ट्रांग हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप पहले रिक्वायरमेंट अब हमारे जहन में है। अच्छा, अब जब आप इस सिस्टम को पढ़ेंगे ना, इसमें कुछ एक्टिविटीज ऐसी होंगी, कुछ कंट्रोल ऐसे होंगे जो स्ट्रांग होंगे और कुछ कंट्रोल ऐसे होंगे जो वीक होंगे। हमने रिक्वायरमेंट को सामने रखना है, कौन से वाले कंट्रोल उठाने हैं? वीक। स्ट्रांग कंट्रोल को नहीं उठाना, ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन मैं डिस्कस करता जाऊंगा कि इसमें ये स्ट्रांग कंट्रोल है, ये स्ट्रांग कंट्रोल, ताकि अगर इसी सिस्टम के साथ वो अगर रिक्वायरमेंट को चेंज करके हमें स्ट्रांग कंट्रोल पूछ लेता है और कहता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल बताओ, तो हम उसको भी अटेम्प्ट करने के काबिल हो। अच्छा, अगर कंट्रोल पे आप लोग पहुंच जाए तो उसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल बना सकते हैं? ठीक है, हाँ। आपको पता है 3 तरीकों से बनता है कंट्रोल से टेस्ट ऑफ कंट्रोल। अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है तो सैंपल सेलेक्ट करके इंस्पेक्ट करना है किसी ना किसी चीज को, सिग्नेचर वगैरह को। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, ऑब्जर्व। और अगर आईटी सिस्टम यूजर, टेस्ट डाटा। शाबाश शाबाश। आतेवा ने CL Limited is engaged in the business of assembling motorbikes। कोई वीकनेस है सिस्टम में? अभी तो सिस्टम स्टार्ट ही नहीं हुआ, अभी तो कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन, क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसके सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन अभी नहीं दे रहा। CL has fully integrated computerized accounting system। fully integrated computerized accounting system। integrated accounting system का मतलब क्या है कि डिफरेंट एरिया, सारे एरियाज एक दूसरे के साथ लिंक है। आप सेल की एंट्री पास करते हो, साथ ही इन्वेंट्री भी अपडेट हो जाती है, सारी डेटर्स भी अपडेट हो जाते हैं। अलग-अलग आपको एंट्री पास नहीं करना पड़ती, एक जगह पे एंट्री पास की, उसका इफेक्ट जिस जिस जगह पे आएगा, जिस जिस एरिया में, ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। तो ये इंटीग्रेटेड सिस्टम बेहतर सिस्टम समझा जाता है। यू हैव बीन गिवन रिस्पांसिबिलिटी फॉर रिव्यूइंग द इंटरनल कंट्रोल्स रिलेटिंग टू प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट किसको कहते हैं? परचेजेस का दूसरा नाम प्रोक्योरमेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। परचेजेस का दूसरा नाम प्रोक्योरमेंट है। इन दिस रिस्पेक्ट यू हैव गैदर्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब वो हमें इंफॉर्मेशन बता रहा है। यहां तक कोई वीकनेस सिस्टम शुरू ही नहीं किया। अब
अब ये ऑर्डरिंग ऑफ इन्वेंट्री सिस्टम शुरू कर रहा है। अब चूंकि परचेज जब हम करते हैं तो इन्वेंट्री ही परचेज करेंगे ना, तो इसलिए ऑर्डरिंग ऑफ इन्वेंट्री या परचेज ऑर्डर एक ही बात है। अप्रूव्ड सप्लायर्स लिस्ट इज मेंटेन्ड इन कंप्यूटराइज्ड काउंटिंग सिस्टम। सप्लायर्स की अप्रूव्ड सप्लायर्स की लिस्ट मेंटेन की जा रही है, गुड कंट्रोल है। क्योंकि मार्केट में है, ये नहीं होना चाहिए रैंडमली किसी भी सप्लायर से आप परचेज कर लें, सिर्फ अप्रूव सप्लायर से परचेज करनी चाहिए, गुड। लेकिन ये हमारे लिए, हम इसको इग्नोर कर देंगे, रेलिवेंट नहीं है रिक्वायरमेंट के मुताबिक। द लिस्ट वाज लास्ट रिव्यूड फॉर चेंजेस 2 years अगो। 2 साल पहले लिस्ट को रिव्यू किया गया था। ये वीकनेस है, लिस्ट जो है वो अपडेट होनी चाहिए, ठीक है, मंथली या क्वार्टरली या ज्यादा से ज्यादा हाफ ईयरली, ताकि मार्केट में अगर अच्छे सप्लायर आ रहे हैं जो कि बेटर क्वालिटी की सर्विसेज कम लो रेट्स पे प्रोवाइड करें, उनको भी ऐड किया जा सके। तो ये पहली वीकनेस होगी। अब इसकी रिकमेंडेशन क्या देंगे, इसका इम्प्लीकेशन क्या होगी कि न्यू बेटर क्वालिटी और लो रेट्स के सप्लायर आप मिस कर सकते हैं। और रिकमेंडेशन क्या होगी, लिस्ट पीरियोडिकली अपडेट होनी चाहिए, ठीक है। पीरियोडिकली को हम रिकमेंड नहीं करते, वो कंपनी के रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है, मंथली कर ले क्वार्टरली कर ले, लेकिन पीरियोडिकली अपडेट करते रहे इसको। ये एक वीकनेसेस हमने आइडेंटिफाई कर ली। आगे However, during the intervening period, यानी जिस पीरियड को हम ये प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं, any supplier whose performance is not satisfactory is timely removed from the list। जिस सप्लायर की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं, जिसने हमें खराब माल सप्लाई किया, उसको हम उससे अप्रूव लिस्ट से निकाल देते हैं। ये अच्छा काम करते हैं कि गलत? अच्छा काम करते हैं, बिल्कुल, इसको भी इग्नोर कर देंगे। नहीं, ये अपडेट ऐड नहीं कर रहा, डिलीट कर रहा है। हम तो उसे ऊपर कहा कि ऐड करने के लिए करो अपडेट, कि मार्केट में न्यू सप्लायर ऐड हो। ये भी चेंज हो रहा है, लेकिन ये डिलीशन की बात कर रहा है, एडिशन की नहीं कर रहा। As a control measure, the list is accessible and editable only by the employees of procurement department। क्या प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के सारे एम्प्लॉइज को एक्सेसिबल और एडिटेबल? एडिट, इसमें एक्सेसिबल इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन एडिटेबल होना ज्यादा बड़ा इशू है कि कोई भी एम्प्लॉय अपनी मर्जी का सप्लायर ऐड कर सकता है और फिर उससे परचेज की जाएगी। तो यहां पे वीकनेस क्या है कि एम्प्लॉयज ऑफ प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट कैन एडिट एक्सेस एंड एडिट द लिस्ट। इंप्लीकेशन क्या हो सकती है, फेक सप्लायर्स या सप्लायर्स विद लोअर रेटिंग कैन बी एडिट। रिकमेंडेशन क्या होगी, एक्सेस राइट्स होने चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस राइट्स होने चाहिए इस लिस्ट के। एग्री करते हैं? चलिए, ये हमारी 2 वीकनेसेस होगी। अच्छा, मुझे बताइए, ये उसने साथ में बुलेट्स के साथ पॉइंट दिए हुए हैं, तो पॉइंट्स का ये मतलब नहीं है कि हर पॉइंट में, हर बुलेट में एक वीकनेस होगी। नहीं, इसका ये हो सकता है किसी में 2 वीकनेसेस हो सकता है किसी में एक भी ना हो, जैसे इसमें 2 है, किसी में 3 हो सकती हैं। थ्योरेटिकली वैसे उसने पूछी नहीं आज तक, मैक्सिमम 2 ही होते हैं। हाँ जी, किसी एक में नहीं है तो मोस्ट प्रोबेबली किसी में शायद 2 भी वो दे दे। आगे चलते हैं। इन्वेंट्री कंट्रोल डिपार्टमेंट ऑफ CL generates a numerically sequenced purchase requisition when the quantity of a particular inventory item reaches a reorder level। इसमें 2 कंट्रोल्स बता रहा है, मेंटेन हो रहे हैं 2 कंट्रोल। कौन से? एक सीक्वेंशली प्री नंबरिंग और दूसरा रीऑर्डर लेवल, ठीक है। रीऑर्डर लेवल वैसे इन्वेंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कंट्रोल है, ठीक है, इन्वेंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कंट्रोल है, लेकिन दोनों ही हमारे लिए इररिलेवेंट है। क्यों भला? वो गुड कंट्रोल तो पूछ ही नहीं रहा। गुड कंट्रोल, अगर फर्ज कीजिए गुड कंट्रोल पूछ रहा होता, आपने आइडेंटिफाई कर लिया, तो उस सूरत में ये इंप्लीकेशन और वीकनेस की बजाय आपसे पूछता टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या है। तो बताइए, न्यूमेरिकल सीक्वेंस का ये परचेज रिक्विजिशन न्यूमेरिकल सीक्वेंस, इसका टेस्ट ऑफ सेलेक्ट सैंपल एंड इंस्पेक्ट फॉर न्यूमेरिकल सीक्वेंस के न्यूमेरिकल सीक्वेंस है कि नहीं। जैसे हम किताब खरीदने से पहले उसका न्यूमेरिकल सीक्वेंस चेक करते हैं ना, ताकि ये ना हो 3 महीने तैयारी कर लें, बाद में पता चले एंड पे 10 सफ़े जो है वो गायब है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, परेशान होते हैं सेशन आखिरी महीने में आके, सर 10 सफ़े गायब है।
भाई ये चीज किताब खरीदते वक्त थोड़े से 5 मिनट लगा के चेक कर लेनी चाहिए उसी वक्त। तो ये इसी तरह हम परचेज रेक्विजिशन का भी न्यूमेरिकल सीक्वेंस देख सकते हैं। मुख्तलिफ प्लेसेस के ऊपर हम एक परचेज रेक्विजिशन को सिलेक्ट करके देख सकते हैं उससे आगे और पीछे न्यूमेरिकल सीक्वेंस में आ रहे हैं कि नहीं नंबर। और रीऑर्डर लेवल, इसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होगा? सिस्टम है ना, तो टेस्ट डाटा डमी ट्रांजैक्शन कौन सी? परचेज की के इशू की? इशू की, जो कि क्या करेगी? इन्वेंट्री का बैलेंस रीऑर्डर लेवल से कम कर देगी। और देखेंगे हम कि परचेज रिक्विजिशन जनरेट होती है कि नहीं। ठीक है, अगर जनरेट होती है कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है, अगर परचेज रिक्विजिशन जनरेट नहीं होती कंट्रोल वीक है। बहरहाल ये तो हमारे गुड कंट्रोल्स थे, इस क्वेश्चन के लिहाज से इररेलेवेंट है। फिर कह रहा है परचेज रिक्विजिशन इज इलेक्ट्रॉनिकली फॉरवर्ड विद इन द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम टू द प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट। वो इन्वेंटमेंट से ऑटोमेटिकली, क्योंकि इंटीग्रेटेड सिस्टम है, परचेज ऑर्डर प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड हो जाती है। कोई प्रॉब्लम? इलेक्ट्रॉनिकली फॉरवर्ड होने में कोई प्रॉब्लम है? अगर यहाँ पे लिखा होता मैनुअली फॉरवर्ड होती है फिर भी कोई प्रॉब्लम ना होती, क्योंकि सिस्टम मैनुअली भी हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक भी हो। हमें इससे मसला नहीं है कि मैनुअल है कि, हमें इससे प्रॉब्लम है उसमें कोई वीकनेस तो नहीं है। ये भी गुड कंट्रोल में आएगा कि फॉरवर्ड इमीडिएटली फॉरवर्ड कर दिया जाता है अगर टाइमली बेसिस पे। ये इस परचेज रिक्विजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना स्ट्रॉन्ग कंट्रोल नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट कंट्रोल नहीं है। लेकिन अगर यही बात कर रहा होता गुड सीट नोट इज फॉरवर्डेड टू अकाउंट्स डिपार्टमेंट, उस वक्त ये कंट्रोल वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता। क्यों भला? कि टाइमली बेसिस के ऊपर अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भिजवाया जा रहा है कि नहीं, या इनवॉइसिंग डिपार्टमेंट में भिजवाया जा रहा है कि, उस वक्त ये ज्यादा अहम क्यों हो जाता गुड कंट्रोल, ये फॉरवर्ड वाला कंट्रोल? कट ऑफ एरर की वजह से। और इसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे परफॉर्म करते हैं? हम सैंपल सेलेक्ट करते जीआरएन का और उसकी डेट को कंपेयर करते सेल इनवाइस की डेट या एंट्री इन अकाउंटिंग सिस्टम की डेट के साथ, कि उनमें गैप तो नहीं है, सेम डे होनी चाहिए। जिस दिन जीआरएन उसी दिन परचेज इनवाइस और उसी दिन एंट्री इन सिस्टम। क्लियर हुई है बात? तो बिल्कुल ये गुड कंट्रोल है, लेकिन परचेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना अहम नहीं है। ये उस वक्त ज्यादा अहम होता है जब जीआरएन बन रही हो, रिसीविंग डिपार्टमेंट में ये ज्यादा अहम। क्लियर होगी? तो इसका मतलब है सेकंड वाले में कोई वीकनेस नहीं है, फर्स्ट वाले में 2 वीकनेसेस थी। चले आगे चलते हैं। फिर कह रहा है फॉर ऑल रेगुलर एंड रूटीन ऑर्डर्स प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट रिव्यूज द परचेज रिक्विजिशन। अच्छी बात है, परचेज देखना चाहिए कि ऑथोराइज्ड बंदे ने ही हमें परचेज रिक्विजिशन भेजी है कि नहीं, ये भी गुड कंट्रोल है। एंड सेलेक्ट सप्लायर फ्रॉम द अप्रूव्ड सप्लायर्स लिस्ट। अच्छा इसमें देखिए कुछ कंट्रोल ठीक है कुछ गलत है। अप्रूव्ड सप्लायर लिस्ट में से सप्लायर को सेलेक्ट किया जा रहा है, अच्छी बात है। तो गलत बात क्या है? कोटेशन नहीं, हमेशा परचेज करने से पहले कोटेशंस कॉल कर। आप मोबाइल खरीदने के लिए मार्केट में जाते हैं, क्या जो पहली शॉप है वहीं से मोबाइल खरीद? नहीं, थोड़ा सा मार्केट में घूम फिर के 3-4 दुकानों से पता करते हैं, ठीक है, मॉडल कौन सा लेटेस्ट है और प्राइस क्या है, दूसरी पर्टिकुलर्स वगैरह। तो क्या अगर हमें लाखों की परचेजेस करनी पड़ेगी तो कोटेशंस को कॉल नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। क्वेश्चन में देखे वो मेंशन नहीं कर रहा। अगर एसीसीए का क्वेश्चन होता वो क्या कहता भला? कोटेशंस आर नॉट कॉल्ड। हमें फौरन पता चल रहा कोटेशंस कॉल नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पे देखे वो छुपा गया। वो ये जानना चाह रहा है कि क्या आपने पूरा सिस्टम पढ़ा हुआ है और आपको ये पता है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आके कोटेशंस कॉल की जाती है। इसी तरह इन्वेंट्री में उसका एक टिपिकल इशू है कि आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के बारे में सारा कुछ बता देगा, ये नहीं बताएगा कि ऑब्सोलीट आइटम्स को अलग से सेपरेटली आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि नहीं। वो फिर हमने अपनी जजमेंट से आइडेंटिफाई करना होता है कि ये तो यहाँ पे अहम कंट्रोल है जो अप्लाई होता है। तो नेक्स्ट थर्ड वीकनेस क्या हुई हमारी? कोटेशंस कॉल नहीं की जा रही। कोटेशंस कॉल नहीं, इसकी इंप्लीकेशन क्या होगी, इफेक्ट क्या है? लो रेट्स नहीं मिलेंगे, इकोनॉमिकल रेट्स नहीं मिलेंगे। ठीक, अच्छा इसमें कंट्रोल को आइडेंटिफाई करना अहम चीज है। उसके बाद इंप्लीकेशन और टेस्ट, आप अपनी इंप्लीकेशन और रिकमेंडेशन आप अपनी वर्डिंग में इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे अभी जो आप मुझे बता रहे हैं बिल्कुल ठीक बता रहे हैं।
आप इन्हीं अल्फाज के साथ भी अगर रिकमेंडेशन और इम्प्लीकेशन बता देते हैं तो बिल्कुल ठीक है। अहम इशू, अगर ये जैसे डोर का सिरा होता है ना, अगर आपने वीकनेस आइडेंटिफाई कर ली ना तो उसके बाद इम्प्लीकेशन और उसकी रिकमेंडेशन ऑटोमेटिकली आप बना लेंगे। तो सबसे अहम चीज इसमें क्या है, कंट्रोल्स देखना, अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। उसी तरह अगर गुड कंट्रोल होता तो अगर आप कंट्रोल आइडेंटिफाई कर लेते उसके बाद टेस्ट ऑफ कंट्रोल बनाना आपके लिए मुश्किल ना होता। आपको पता है उसका तरीकाकार हमने सीखा है। चलिए बार आगे चल, यहां तक क्लियर हो गया। 3 वीकनेसेस होगी हमारी। पहली वीकनेस कौन सी थी? अपडेटेड लिस्ट नहीं है। दूसरी क्या थी वीकनेस? एम्प्लॉइज के लिए एक्सेसिबल था, एडिटेबल था। और तीसरी लिस्ट क्या होगी? कोटेशंस कॉल नहीं की। नेक्स्ट, a purchase order having a unique sequential order number is then generated for the selected supplier। ये तो अच्छा यूनिक का मतलब रिपीट नहीं हो रहा, जो डुप्लीकेट नहीं हो रहा, तो ये तो अच्छी बात है, ये गुड कंट्रोल है। इसको हमने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को सामने रखते हुए इग्नोर कर दिया। नेक्स्ट, फॉर लार्ज और आउट ऑफ द ऑर्डिनरी परचेजेस ए टेंडरिंग प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय द प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट। अच्छा, यहां पे कह रहा है टेंडरिंग प्रोसेस कर रहे हैं, तो अब ये हमारी वीकनेस खत्म नहीं हो गई? नहीं, क्योंकि ये लार्ज है। हाँ, रूटीन के लिए नहीं कर रहे, रूटीन के लिए भी होना चाहिए टेंडरिंग प्रोसेस। Procurement manager invites tenders through an advertisement in newspaper and the supplier offering the lowest price is selected by the procurement manager in consultation with head of procurement। डिसीजन जो है लोएस्ट प्राइस को देख के किया जा रहा है। याद रखें, कभी भी मार्केट में एक ही तरह की प्रोडक्ट, एक ही नेचर की प्रोडक्ट आपको हो सकता है 100 रुपीज में भी मिले, हो सकता है 20 रुपीज में भी मिले। वो मेड इन जापान भी हो सकती है, मेड इन चाइना भी हो सकती है, वो मेड इन पाकिस्तान भी हो सकती है, मेड इन कोरिया भी हो। तो क्वालिटी सिर्फ प्राइस की बेस पे डिसीजन नहीं होने चाहिए, बल्कि प्राइस के साथ क्वालिटी को भी कंसीडर करना चाहिए। मुझे केस स्टडी याद आ गई रिस्क असेसमेंट की। उसने कहा कि ड्यूरिंग द ईयर सप्लायर चेंज किया है, जो न्यू सप्लायर है ये चीपर रेट पे, लोअर रेट पे मटेरियल को सप्लाई करेगा। बताइए इसमें कोई रिस्क है? क्वालिटी कंप्रोमाइज हो सकती है, जिसकी वजह से सब्सिक्वेंट टू सेल्स कस्टमर वारंटी क्लेम कर सकते हैं। इसकी वजह से प्रोविजन फॉर वारंटी को इंक्रीज करना होगा, रीअसेस करना होगा। ठीक है, जब लो क्वालिटी की प्रोडक्ट्स, जब प्राइस लो होती है ना, तो प्रोबेबल, हाईली प्रोबेबल चांसेस हैं कि क्वालिटी भी लो होगी। इसलिए यहां पे वो सिर्फ प्राइस की बात कर रहा है, क्वालिटी की बात नहीं कर रहा। इसे ऑर्डर इशू करते हुए क्वालिटी कंसीडर करना चाहिए। ठीक है जी मेरे भाई। उसने लिखा है कि वो जो टेंडर कॉल कर रहा है वो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, सर उसे अप्रूव सप्लायर से नहीं करना चाहिए? हाँ, वो कह रहा है कि जो टेंडरिंग, पहले ये बताइए कि ये जो इशू मैंने आपके साथ डिस्कस किया समझ आ गया। इनका क्वेश्चन ये है कि सर वो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट क्यों कर रहा है? अप्रूव्ड सप्लायर्स को ही टेंडर देना चाहिए। अप्रूव्ड सप्लायर प्रैक्टिकली होते हैं 20, 25, 30, बड़ी कंपनी के बड़े भी होते हैं सप्लायर। बताइए क्या वो हर एक सप्लायर को अलग-अलग लेटर लिखे? और उनमें से कुछ सप्लायर हो सकते, इसमें भी प्रॉब्लम होती है। फिर अगर ये प्रोसेस लाए ना तो इसमें बाज़ औक़ात है जिनको ऑर्डर ना इशू करना हो, हमारा परचेज ऑर्डर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज जो होते हैं वो लेटर बनाते हैं सबके, उनको लेटर पोस्ट ही नहीं करते। जिन कंपनी को चाहते हैं कि वो कम्पीट ना करे, बिड ना कॉल करे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, 2 कंपेटिटर्स होते हैं ना, तो एक कंपेटिटर परचेज ऑर्डर डिपार्टमेंट के साथ मिलकर कहता है जब तुम लेटर सेंड करो ना तो मेरे दूसरे कंपेटिटर को ना सेंड करना लेटर, ताकि उसको पता ही ना चले कि आपने बिड्स कॉल की है, सिर्फ मैं बिड कॉल करूं ऑर्डर मुझे मिल जाए। इसीलिए सिस्टम को फेयर करने के लिए अखबार में इश्तिहार दी जाती है, लेकिन वहां पे लिखा होता है, आप अगर कभी टेंडर नोटिस पढ़ेंगे ना उसमें लिखा होता है ओनली प्री क्वालिफाइड सप्लायर्स कैन सेंड कोटेशन। इस तरह के अल्फाज लिखे होते हैं। यानी ये अखबार में एडवर्टीजमेंट है लेकिन जनरल पब्लिक के लिए नहीं, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो प्री क्वालिफाइड सप्लायर्स हैं। और जो प्री क्वालिफाइड सप्लायर्स हैं, क्या उनको पता होगा कि हम प्री क्वालिफाइड हैं? यस, उनको पता होता है। प्री क्वालिफिकेशन एक प्रोसीजर के बाद लिस्ट में ऐड किया जाता है, तो उस सप्लायर को इंटीमेशन दी जाती है। अगर लास्ट में आ रहा है रेगुलर ऑर्डर में जा सकते हैं इशू, तो फिर वो भी अप्रूव को ना करें और डायरेक्ट न्यूज़पेपर में किया जाए फिर वो। हाँ, रेगुलर में तो हमने ये इशू आइडेंटिफाई कर लिया ना, उसमें तो वो कोटेशंस कॉल ही नहीं कर रहा। नहीं, मतलब आपके ख्याल से अगर रेगुलर वाले में कोटेशन कॉल करे तो फिर वो न्यूज़पेपर में देगा डायरेक्ट? हाँ बिल्कुल, अगर रेगुलर वाले में भी कोटेशंस कॉल करेगा तो वो न्यूज़पेपर में देगा। न्यूज़पेपर में देना अच्छी बात है,
ये बुरी बात नहीं है, लेकिन न्यूज़पेपर की एडवर्टाइजमेंट में लिखा होता है कि सिर्फ जो एलिजिबल सप्लायर्स हैं वही अप्लाई करें। चलिए, ये हमारी 4 वीकनेसेस हो गई। आगे चलते हैं, पूछे कितनी थी? 6 पूछे थे। रिसीविंग ऑफ इन्वेंट्री, व्हेन इन्वेंट्री आइटम आर रिसीव्ड द ऑफिसर इन आईसीडी कौन सा डिपार्टमेंट था? इन्वेंट्री कंट्रोल डिपार्टमेंट कंफर्म्स दैट द इन्वेंट्री एग्रीज टू द परचेज ऑर्डर। द CAS department, computerized accounting system, is then updated to confirm receipt of inventory and an electronically numerical sequenced good receipt note is generated. The physical inventory item are then transferred to store. जी, जब रिसीव हो रही हैं गुड्स, उनकी इंस्पेक्शन नहीं की जा रही। क्या जब गुड्स रिसीव हो उनकी इंस्पेक्शन होनी चाहिए? बिल्कुल इंस्पेक्शन, क्वांटिटी के साथ क्वालिटी भी कंपेयर करनी चाहिए परचेज ऑर्डर के साथ। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है? क्वांटिटी को कंपेयर कर रहा है, क्वालिटी को कंपेयर नहीं कर रहा, जो कि एक वीकनेस है। सर ये बात अज्यूम कैसे करें, बात समझ नहीं आई। अज्यूम कैसे करें? जैसे कहना कि एग्री करें इन्वेंटरी को, अब उसने क्वालिटी को जब एग्री कर रहा है, कंफर्म कर रहा है, तो क्वालिटी को चेक किया होगा। क्वालिटी को चेक किया होता तो उसने लिखा होता। जो चीज हम मोबाइल वगैरह हम देखने जा रहे हैं तो हम दोनों चीज चेक कर रहे हैं। मतलब जी, मोबाइल को पास कर लिया, फिर आप सॉफ्टवेयर को चेक करेंगे, हार्डवेयर को भी चेक करेंगे ना। आप कैसे अज्यूम करेंगे कि मैंने सिर्फ हार्डवेयर को चेक किया, सॉफ्टवेयर को चेक किया? उसने उसने कहा डेट इन्वेंट्री, when inventory item is shared, officer in ICD confirms that inventory agrees to the purchase order. अच्छा, उसने स्पेसिफिकली क्वांटिटी का वर्ड यूज नहीं किया, और आप ये पूछ रहे हैं कि इसमें हम कैसे अज्यूम कर रहे हैं कि उसने सिर्फ क्वांटिटी को अज्यूम किया है, क्वालिटी को नहीं किया। देखिए, इसने उसने इंफॉर्मेशन नहीं दी, सही कह रहे हैं, इसमें क्वांटिटी का वर्ड उसने स्पेसिफाई नहीं किया। जी, मुझे एक एक करके जी मेरे भाई। ये देखते हैं कि जो आया वो जो मंगवाया था वही है, और इंस्पेक्शन में तो प्रॉपर क्वालिटी चेक होता है। यस सर, जो आया वही है। नहीं, लेकिन परचेज ऑर्डर में क्वांटिटी के साथ क्वालिटी दोनों चीजें मेंशन होती हैं, दोनों चीजें मेंशन होती है। और इसमें जब हम कंपेयर करेंगे तो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को इंस्पेक्ट करेंगे। ये बात, इनका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। तो इसमें क्या तो सही रहे, लेकिन एम्बिग्विटी है इसमें। हाँ, तो एहतियातन लिख देना चाहिए। मैंने आपको हमेशा बताया कि जहाँ पे एम्बिग्विटी हो वहाँ पे लिख देना बेहतर है। अच्छा, ये 5 वीकनेसेस हुई हैं। हाँ, छठी की तरह ऐसे ना करें, शायद हमको स्किप कर गए हैं। जरा सोल्यूशन चेक करें, कौन सी सोल्यूशन में भी 5 ही है, 6 वीकनेसेस। चले, अब मेरी तरफ से 5 ही है। मुझे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, किस सिस्टम में सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं है? चलिए, बहरहाल आप घर जाकर तसल्ली से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको कोई छठी वीकनेस नजर आ जाए तो वो मुझे बता दीजिएगा। हाँ जी, हमारे मुताबिक इसमें सिर्फ 5 वीकनेसेस हैं। नहीं, कोई ना कोई जुगाड़ तो फिर लगा ही देंगे, लेकिन कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को फिर से रीड कीजिए एक दफा घर जाके तसल्ली से। उसमें अगर आपको कोई वीकनेस नजर आए तो मुझे जरूर बताइएगा कल, ठीक है जी। चलिए, इस क्वेश्चन को यहाँ पे खत्म करते हैं। अभी सिस्टम को स्टडी करना है। नेक्स्ट सिस्टम है हमारा पेरोल सिस्टम। नेक्स्ट सिस्टम की तरफ आते हैं। नेक्स्ट सिस्टम हमारा पेरोल सिस्टम है। हमने सेल्स सिस्टम पढ़ा, हमने परचेज सिस्टम पढ़ा। सेल्स सिस्टम में भी सेल्स की ट्रांजैक्शन को हमने 4 डिपार्टमेंट्स में या 4 एक्टिविटीज में क्लासिफाई किया। याद है कौन कौन सी थी? सेल्स ऑर्डर, डिस्पैच डिपार्टमेंट, इनवाइसिंग या बिलिंग डिपार्टमेंट
GL डिपार्टमेंट, शाबाश, ये 4 डिपार्टमेंट। फिर हमने परचेज सिस्टम को स्टडी किया। परचेज की ट्रांजैक्शन को भी हमने 4 डिपार्टमेंट्स में या 4 फंक्शंस में क्लासिफाई किया। वो कौन कौन से थे? परचेज ऑर्डर, रिसीविंग, इनवॉइसिंग या बिलिंग और GL या अकाउंट्स डिपार्टमेंट, शाबाश। उसी तरह हम पेरोल सिस्टम को स्टडी करने जा रहे हैं। पेरोल सिस्टम को भी 4 हिस्सों में या 4 डिपार्टमेंट्स में क्लासिफाई किया जाता है, लेकिन एज यूजुअल इनके डिपार्टमेंट की तरफ चलने से पहले मैं आपको ब्रीफली इसका सिस्टम आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। पेरोल डिपार्टमेंट का सिस्टम स्टार्ट कहां से होता है? सबसे पहले एक चीज ध्यान में रखिएगा, ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लैदा है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट लैदा होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट लैदा है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट लैदा वगैरह वगैरह। किसी भी डिपार्टमेंट को ये अथॉरिटी नहीं है कि उसे जब भी लोगों की जरूरत पड़े वो खुद से हायरिंग कर ले। अगर हर डिपार्टमेंट को खुद से हायरिंग करने की इजाजत दे दी जाए तो फिर इसमें रिस्क ये होगा कि जरूरत से ज्यादा लोग हायर हो जाएंगे, या ऐसा हो सकता है कि लोग फेक एम्प्लॉयज की हायरिंग जो है वो रिकॉर्ड करवाएं और सैलरी उनकी अपनी जेब में डालते रहें। इसीलिए जिस तरह परचेज का सिस्टम सेंट्रलाइज था, उसी तरह पेरोल में हायरिंग का सिस्टम भी सेंट्रलाइज्ड है। जो कौन करता है? ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, शाबाश, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। होता सिस्टम क्या है? ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी डिपार्टमेंट को अगर एम्प्लॉय की जरूरत है, फॉर एग्जांपल हम एज्यूम करते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का सिस्टम, और जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है उसको कुछ वर्कर की जरूरत है, तो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट खुद से वर्कर्स को हायर नहीं करेगा, ज़हन में, वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को रिक्विजिशन सेंड करेगा। जिस तरह परचेज के लिए रिक्विजिशन जाती थी परचेज ऑर्डर डिपार्टमेंट के पास, एम्प्लॉयज की हायरिंग के लिए रिक्विजिशन जाएगी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के पास। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट अखबार में इश्तिहार देगा, लोग अप्लाई करेंगे, उसके बाद एक प्रोसेस होता है इंटरव्यू वगैरह का, टेस्ट का, जो कि हमारे ऑडिट के सब्जेक्ट का हिस्सा नहीं है। वो बिजनेस मैनेजमेंट में आप स्टडी करेंगे कि वो इंटरव्यू वगैरह का सिस्टम क्या होता है और हायरिंग प्रोसेस क्या होता है। ऑडिट में वो इररेलेवेंट है। जब फाइनल कर दिया जाता है कुछ कैंडिडेट्स को, तो उनके साथ एक डॉक्यूमेंट इशू एग्री की जाती है जिसे कहते हैं एम्प्लॉयमेंट लेटर। उस एम्प्लॉयमेंट लेटर में टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती हैं एम्प्लॉयज़ की, कि वो उसका काम क्या होगा, जिम्मेदारी क्या होगी, उसके कितने आवर्स उसे एक दिन में काम करना पड़ेगा, छुट्टियां कितनी होगी महीने में, उसकी सैलरी कितनी होगी, किस दिन से वो ज्वाइन कर रहा है, वगैरह वगैरह। ठीक है, अपॉइंटमेंट लेटर होगा। इस अपॉइंटमेंट लेटर पे एम्प्लॉय के भी सिग्नेचर होते हैं, इस अपॉइंटमेंट लेटर पे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के भी सिग्नेचर होते हैं, और ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसे कोर्ट में जाके इन्फोर्स भी करवाया जा सकता है। इसकी एक कॉपी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट अपने पास रखता है, एक कॉपी एम्प्लॉय के हवाले कर दी जाती है, और एक कॉपी पेरोल प्रिपरेशन डिपार्टमेंट को सेंड की जाती है या उसको इंटीमेट किया जाता है। पेरोल डिपार्टमेंट को क्यों इंटीमेट किया जाता है भला? क्योंकि उसने सैलरी प्रोसेस करानी। पेरोल डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट है जो सारे के सारे एम्प्लॉयज की पेरोल प्रिपेयर करता है, सैलरी प्रिपेयर करता है। ठीक है, पेरोल एक जनरल वर्ड है, इससे मुराद इसमें सैलरीज एंड वेजेस दोनों आ जाते हैं। नॉर्मली हम अकाउंटेंट है ना, हम पेरोल का वर्ड यूज नहीं करते, हम पेरोल की बजाय वर्ड यूज करते हैं सैलरीज एंड वेजेस। लेकिन याद रखें पेरोल का वर्ड इन दोनों को कवर कर रहा है, ये कॉम्प्रिहेंसिव जनरल टर्म है। अच्छा, इसके बाद जब एम्प्लॉय अपॉइंट हो गया, पेरोल शीट जो उसका अपॉइंटमेंट लेटर है ये पेरोल डिपार्टमेंट को सेंड कर दिया गया, और एम्प्लॉय को भेज दिया गया कहाँ? मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में, जहां उसने काम करना। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में बहुत से लोग काम कर रहे होते हैं और उनके ऊपर एक सुपरवाइजर होता है जिसे समटाइम फैक्ट्री सुपरवाइजर या समटाइम फोरमैन भी कहा जाता है। फोरमैन आपने लफ्ज सुना होगा, फोरमैन या सुपरवाइजर, जो कि उन लोगों से काम करवा रहा होता है। फोरमैन या सुपरवाइजर का काम यह होता है, जिम्मेदारी ये होती है कि उसने सारे एम्प्लॉयज को टेक्निकली बताना है कि उन्होंने क्या क्या काम करना है, और हर एम्प्लॉय का रिकॉर्ड रखना है, खास तौर पे इन और आउट, ये दो कि एम्प्लॉय आया कब और गया कब। ठीक है, डेली बेसिस एम्प्लॉय, इसमें 2-3 सिस्टम हो सकते हैं इन और आउट की रिकॉर्डिंग करें। याद रखें ये इन और आउट हमारे लिए एज ऑडिटर इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि इस इन और आउट की बेस पे इनकी सैलरीज कैलकुलेट होगी, और अगर ये गलत रिकॉर्ड हो रहा हुआ तो इसका मतलब है सैलरीज गलत रिकॉर्ड हो रही होगी। इस इन और आउट को रिकॉर्ड करने के 2-3 सिस्टम है, वो सारे सिस्टम आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले मैनुअल सिस्टम। मैनुअल सिस्टम में जिस तरह आपने अपने कॉलेज का अगर लाइब्रेरी कार्ड बनवाया देखा होगा, तो उसमें कार्ड के ऊपर आपका नाम लिखा होता है और साथ ही डेट लिखी होती है, आपने किस दिन कोई बुक बारो की, बुक का नाम लिखा होता है, और फिर आपको बुक दे दी जाती है। जब आप रिटर्न करते हैं
तो उसके आगे रिटर्न की डेट लिखी जाती है और लाइब्रेरियन अपने सिग्नेचर करता है एविडेंस के तौर पे। एग्जैक्टली इसी तरह हर एम्प्लॉय का कार्ड बनता है, हर एम्प्लॉय का एक कार्ड बनता है जिसमें वो जब आता है वो टाइम इन लिखा जाता है, फिर उसके बाद जब वो घर जाएगा टाइम आउट लिखा जाता है, टोटल आवर्स आज के दिन में उसने कितने घंटे काम किया वो कैलकुलेट किया जाता है और उसके आगे फैक्ट्री सुपरवाइजर साइन करता है। इसको टाइम कार्ड कहते हैं या टाइम शीट कहते हैं, पेरोल शीट नहीं, क्या कहते हैं, टाइम कार्ड या टाइम शीट, जिसमें एम्प्लॉइज का टाइम रिकॉर्ड किया जाता है। पेरोल कैलकुलेट नहीं होगी इसके ऊपर, इसके ऊपर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ टाइम। जिस तरह जीआरएन है ना, जीआरएन इनवॉइस नहीं होती, जीआरएन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी होती है, गुड डिस्पैच नोट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी होती है, इनवॉइस उसके बाद बनती है। उसी तरह पेरोल सिस्टम में वो जो टाइम कार्ड या टाइम शीट होगा ना उसके ऊपर सिर्फ क्वांटिटी होगी, ठीक है, पेरोल शीट नहीं है ये, पेरोल शीट तो बाद में बनती है, इसकी बेस पे कैलकुलेशन करते हुए फैक्ट्री सुपरवाइजर इसको साइन कर देता है। इसमें अहम कंट्रोल ये है कि जो टाइम शीट या टाइम कार्ड है ये फिल किसको करना चाहिए, सुपरवाइजर, एम्प्लॉय को फिल नहीं करना चाहिए, वरना वो 10 बजे आ रहा होगा एंट्री डालेगा 8 बजे की, 3 बजे जा रहा होगा और आउट कर रहा होगा 5 बजे। तो ये शीट जो है इसको ऑथोराइज किसको करना चाहिए, सुपरवाइजर को, ठीक है। ये है मैनुअल। अच्छा, अगर कंपनी मैनुअल की बजाय ऑटोमेटेड सिस्टम की तरफ जाना चाहे तो उसके पास एक दो ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन ये है कार्ड्स के जरिए, क्लॉक कार्ड सिस्टम। क्लॉक कार्ड सिस्टम क्या होता है, हर एम्प्लॉय को एक कार्ड दे दिया जाता है और एक मशीन लगा दी जाती है। कोई भी एम्प्लॉय जब फैक्ट्री में आता है तो मशीन में बिल्कुल वो स्कैन करवाता है उसको या स्वाइप करता है, जब वो स्कैन करवाता है तो उसकी इनकी एंट्री लग जाती है और जब वो वापस आता है दोबारा कार्ड स्वाइप करेगा, आउट की एंट्री लग जाती है। ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, लेकिन ये सिस्टम वीक है, इसमें एक वीकनेस है। वीकनेस क्या है वाला, एक एम्प्लॉय मल्टीपल कार्ड्स को स्कैन करवा सकता है, स्वाइप कर सकता है। अब इसका सजेशन के तौर पे इस वीकनेस की, क्लॉक कार्ड सिस्टम की इस वीकनेस को सजेशन के तौर पे दो ऑप्शन है। पहली ऑप्शन ये है कि बायोमेट्रिक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा दें, थंब इंप्रेशन वगैरह, लेकिन उसमें ना प्रैक्टिकली कुछ प्रॉब्लम होती है। अगर मशीन आपकी अच्छी ना हो तो आपको दबा दबा के वो करना पड़ता है, वो जल्दी स्कैन नहीं करता। दूसरा कंट्रोल क्या है कि आप मॉनिटरिंग कर लें कि सीसीटीवी कैमरा लगा दें वहां पे कि कोई, और रैंडमली चेक करते रहें कि कोई एम्प्लॉय मल्टीपल कार्ड को स्कैन तो नहीं कर रहा, ठीक है। ये कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से है कि हमारी टाइम कार्ड या टाइम शीट सही प्रोसेस हो, सही रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं उसमें एंट्रीज। अब ये पेरोल सुपरवाइजर ने सारा महीने काम करता रहा, मंथ के एंड पे चाहे मैनुअल सिस्टम हो चाहे कंप्यूटराइज सिस्टम हो, हर एम्प्लॉय की पूरे महीने के टाइम शीट निकलेगी, उसको साइन करेगा पेरोल सुपरवाइजर और भेज देगा किसको, पेरोल डिपार्टमेंट को। अब यहाँ पे पेरोल डिपार्टमेंट का काम शुरू होता है, जो हमारे लिए प्रैक्टिकली एज ऑडिटर ज्यादा अहम है कि पेरोल की प्रोसेसिंग ठीक हो रही है कि नहीं। अच्छा, पेरोल को डिस्कस करने से पहले मुझे ये बताइए, आपने कभी जिंदगी में पेरोल बनाई है? कभी नहीं बनाई होगी, कभी देखी भी नहीं होगी, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मुझे ये ये कंप्लीट हो गया, वो जगह इस्तेमाल कर लूँ आगे। मुझे ये बताइए, ब्लैक दीजिएगा मार्कर। मुझे ये बताइए, आप में से कितने स्टूडेंट्स ने टैक्स नहीं पढ़ा हुआ? टैक्स पढ़ा हुआ सब ना? हाँ, टैक्स में एक न्यूमेरिकल होता है जिसमें आप टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं इंडिविजुअल की, वो याद है कैसे? हाँ बिल्कुल, वो करते हैं आप वर्टिकल कैसे ऊपर रखते हैं बेसिक पे। मुझे तो 15-20 साल हो गए हैं कैलकुलेशन किए हुए, लेकिन कुछ इस तरह की कैलकुलेशन होती थी, बेसिक पे, इसके बाद अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंस, बोनस वगैरह, उसके बाद ग्रॉस सैलरी, फिर उसके बाद डिडक्शन होती थी, टैक्स की डिडक्शन, प्रोविडेंट फंड की कंट्रीब्यूशन की, कोई लोन लिया हुआ है उसकी डिडक्शन वगैरह, और फिर नेट पे कैलकुलेट, और उसकी बेस पे टैक्स लायबिलिटी होती थी। कुछ रफली इसी तरह का फॉर्मेट होता था। इसी फॉर्मेट को अगर आप वर्टिकल की बजाय हॉरिजेंटल में शिफ्ट कर लें, ये हमारी पेरोल शीट बन जाती है। पेरोल शीट में और उस सैलरी की कैलकुलेशन में सिर्फ इतना दो फर्क है। पहला बड़ा डिफरेंस क्या है कि इसमें जो कैलकुलेशन हो रही होगी वो वर्टिकल नहीं बल्कि हॉरिजेंटल हो रही होगी, यानी इस तरीके से।
ये नेम ऑफ एम्प्लॉय, इसके बाद नहीं, पहले आवर्स वर्क्ड। अब देखिए आप बेसिक सैलरी कह रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन मैं आवर्स वर्क्ड और फिर रेट और फिर इसके बाद बेसिक सैलरी। अगर तो फैक्ट्री का एम्प्लॉय होगा ना तो उसकी ऑर्ली बेसिस के ऊपर उसे पेमेंट होती है। अगर वो ऑफिस का एम्प्लॉय होगा तो फिर उसकी मंथली सैलरी मिलती है। उस सूरत में ऑफिस का एम्प्लॉय है तो ये पहले दो कॉलम नहीं आएंगे, उसके जो अपॉइंटमेंट लेटर है, जो उसका एम्प्लॉयमेंट लेटर है, एग्रीमेंट है, उसमें डायरेक्ट बेसिक सैलरी होगी, हम उठा देंगे। लेकिन अगर फैक्ट्री वर्कर है तो उसके साथ आवर्ली रेट, उस सूरत में हमें ये दो कॉलम भी ऐड करने होंगे। बेसिक सैलरी आ गई, इसके बाद क्या करना है? इंसेंटिव। अच्छा, इंसेंटिव बहुत से हो सकते हैं, मैं एक एक करके यहाँ पे ऐड नहीं कर रहा, क्योंकि बोनस हो सकता है, वो हाउस रेंट अलाउंस हो सकता है, वो मेडिकल अलाउंस हो सकता है, वो और पता नहीं कितनी तरह के ऑल अलाउंसेस इधर आ जाएंगे, ऑल अलाउंसेस। क्लियर? फिर इसके बाद कॉलम क्या आएगा? बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी, सॉरी ग्रॉस सैलरी आएगी। ग्रॉस सैलरी के बाद अब जरा गौर से देखिएगा, ये कैलकुलेशन आएंगी कुछ डिडक्शंस। ये डिडक्शंस दो तरह की हो सकती हैं। एक वो डिडक्शन जिसके लिए एम्प्लॉय से पूछा जाएगा, एम्प्लॉय कहेगा तो डिडक्शन करनी है वरना नहीं करनी, इसे कहते हैं वॉलंटरी डिडक्शन। वॉलंटरी डिडक्शन, इसमें कोई लोन लिया हुआ उसकी रीपेमेंट आ सकती है, इसमें प्रोविडेंट फंड की कंट्रीब्यूशन आ सकती है, और एक डिडक्शन वो होगी जो एम्प्लॉय कहे या ना कहे लाजमी करनी है। उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल क्या है? ये स्टैट्यूटरी डिडक्शन है। असल में डिडक्शंस को दो हिस्सों में डिवाइड क्यों किया? इसलिए कि अगर एम्प्लॉय वॉलंटरी डिडक्शन हो रही है ना पेरोल में से, तो इसकी कंसेंट एम्प्लॉय ने दी हो, इसकी सपोर्ट में हमारे पास एम्प्लॉय की का कंसेंट लेटर होगा। लेकिन अगर स्टैट्यूटरी डिडक्शन है तो इसकी सपोर्ट में कोई कंसेंट नहीं हो। ये हमने सिर्फ ये देखना है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में ये रेट वगैरह ठीक है, इसी रेट के मुताबिक, इसी सिस्टम के मुताबिक डिडक्शन हो रही है, बस एम्प्लॉय की कंसेंट नहीं होगी। वॉलंटरी डिडक्शन के केस में एम्प्लॉय की कंसेंट होती है और उसकी कंसेंट के मुताबिक हम देखते हैं उसने महीने में 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 कितनी डिडक्शन एग्री करवाई हुई है। डिडक्शन के बाद क्या आ जाएगा? लास्ट नेट पे। नेट पे पहला डिफरेंस में, अब देखिए जो सैलरी की कैलकुलेशन आप करते होते थे टैक्स में, तकरीबन इसी तरह की होती थी, थोड़े बहुत फर्क होगा लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर यही होता था। तो फर्क सिर्फ यह है कि हमने वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल में क्लासिफाई कर दिया है, और दूसरा फर्क क्या है कि ये जो पेरोल शीट होती है, पेरोल शीट ये एक एम्प्लॉय की नहीं होगी, ये ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सब की प्रिपरेशन हो रही होती है। ऐसे यानी एम्प्लॉय ए, बी, सी, डी सब एम्प्लॉयज की कैलकुलेशन हो रही होगी। और हमारा पेरोल में जो सबसे अहम डॉक्यूमेंट होता है वो पेरोल शीट है, और पेरोल शीट और भी डॉक्यूमेंट्स अहम है, जैसे यहाँ पे जो डिफरेंट कैलकुलेशंस हो रही हैं इनमें भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स अहम होंगे, वो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। पहले बताइए पेरोल शीट और कैसे प्रिपेयर होती है, ये समझ आ गई आपको? अब वापस चलते हैं। पेरोल डिपार्टमेंट को हमने सिस्टम, मैंने सारा आपको समझा दिया, एंड में नेट पेमेंट हो जाएगी। अच्छा, जो पेमेंट होती है उसके भी 2-3 तरीके हैं, 3 बड़े तरीके हैं। छोटे मोटे एम्प्लॉय से मुराद जिनकी सैलरी 25,000 से कम हो, ये सर टैक्स में लिखी हुई है, हाँ डेली, उनकी कैश में पे हो जाती है। इसके अलावा ऑप्शन है या तो इनसे जो हायर अमाउंट है जिनकी, या तो चेक के जरिए से पेमेंट करते हैं या डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफर करवा दें, ये दोनों पॉसिबल हैं। और हमारे लिए इनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, सिवाय इसके कि अगर कैश के जरिए से पेमेंट हो रही है तो हमने इंश्योर करना है कि ये जेन्युइन एम्प्लॉय को पेमेंट हो रही है। अगर चेक की पेमेंट हो रही है तो इंश्योर करना है कि जेन्युइन एम्प्लॉय को पेमेंट हो रही है। और अगर अकाउंट टू अकाउंट पेमेंट हो रही है तो फिर हमारी तसल्ली है। हमने सिर्फ जिंदगी में एक दफा, जब फर्स्ट टाइम उस एम्प्लॉय ने हमें अकाउंट दिया है, हमने ये देखना है कि उस एम्प्लॉय का यही अकाउंट है। उसके बाद आपको पता है रिपीट पे उसी अकाउंट में पेमेंट जा रही होगी, तो हमें श्योर हो जाएगा कि ये जेन्युइन एम्प्लॉय के अकाउंट में पेमेंट जा रहे हैं। ठीक है, तो अकाउंट टू अकाउंट पेमेंट सबसे ज्यादा सिक्योर समझी जाती है बनिस्बत कैश या चेक के।
लेकिन बहरहाल कोई भी सिस्टम हमें एग्जाम में दे सकता है, और अगर वो कैश का सिस्टम या चेक का सिस्टम हमें देता है तो हम उसको उसमें ये कंट्रोल ऐड करेंगे, डिस्कस करेंगे कि पेमेंट करने से पहले इंश्योर करना है कि रेसिपिएंट ऑथोराइज्ड एम्प्लॉय है क्लाइंट का। और कैसे इंश्योर करेंगे भला? उसके कार्ड से। आईडी कार्ड की बजाय जो एम्प्लॉय कार्ड बनता है हर ऑर्गेनाइजेशन का, वहां से, जैसे आपका कॉलेज का कार्ड बनता है ना हर स्टूडेंट का अलग, उसी तरह हर एम्प्लॉय का भी ऑर्गेनाइजेशन अलग कार्ड बनता है। उस कार्ड के जरिए से कंफर्म होगा ये जेन्युइन एम्प्लॉय है कि नहीं। अच्छा, अब जो पेरोल का सिस्टम है इसमें उसने इसको 4 हिस्सों में सब डिवाइड किया और लॉजिकल पार्ट्स हैं। पहला हिस्सा है कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस वेजेस एंड सैलरीज। कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस वेजेस एंड, अच्छा आखिरी चीज एक मैं भूल गया, जब पेमेंट हो जाएगी उसके बाद एक मजीद काम होगा, कोई स्टूडेंट बता सकता है क्या? रिकॉर्डिंग इन जीएल, शाबाश। तो उसके बाद ये सैलरी शीट जाएगी अकाउंट्स डिपार्टमेंट में और अकाउंट्स डिपार्टमेंट इसकी बेस पे एंट्री पास कर लेंगे। ठीक। अच्छा, अब पेरोल सिस्टम को अब देखते हैं, ऑफिशियली डिस्कस करते हैं। 4 हिस्सों में डिवाइड किया। सबसे पहला पार्ट क्या है? कैलकुलेशन। किसकी कैलकुलेशन? ग्रॉस वेजेस एंड सैलरीज की, ग्रॉस वेजेस एंड सैलरीज की। दूसरा पार्ट कैलकुलेशन, अब ये भी कैलकुलेशन है किसकी? टैक्स एंड अदर डिडक्शंस की। तीसरा हिस्सा पेमेंट किसकी? नेट वेजेस एंड सैलरीज की। पेमेंट किसकी? नेट वेजेस एंड सैलरी। और चौथा हिस्सा रिकॉर्डिंग, पेरोल को रिकॉर्ड करना अकाउंट्स में। एग्री करते हैं ये सारे सिस्टम होने चाहिए जी, सारे पार्ट होने चाहिए, बिल्कुल। अच्छा, अगर सारे होने चाहिए तो मुझे बताइए, जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, अगर हम एज ऑडिटर ये इंश्योर करें कि ये हिस्सा ठीक रिकॉर्ड हुआ है, ठीक कैलकुलेट हुआ है, तो हमारे पेरोल सिस्टम का कौन सा पार्ट इसके कवर कर रहा है? कैलकुलेशन ग्रॉस वेजेस एंड सैलरीज। सेकंड, डिडक्शंस किस हिस्से से रिलेट करता है? वॉलंटरी और टैक्स डिडक्शन। और तीसरा पेमेंट, पेमेंट सिर्फ और सिर्फ इस थर्ड से रिलेट कर, रिकॉर्डिंग से नहीं कर रहा। इसके बाद ये सारी की सारी सैलरी शीट उठ के अकाउंट्स डिपार्टमेंट को भेज दी जाएगी पेमेंट करने के बाद, जो इसकी बेस पे एंट्री करेगा, वो है फोर्थ पार्ट। इसका मतलब है पेरोल में हमारा ज्यादातर काम इस पेरोल शीट के गिर्द घूमेगा। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले देखते हैं ग्रॉस वेजेस एंड सैलरीज। इसको हमने कैसे इंश्योर करना है कि ठीक है कि नहीं। कह रहे पहला ऑब्जेक्टिव आपका, पेरोल इज कैलकुलेटेड ओनली फॉर रियल एम्प्लॉयज। क्या आप ये समझते हैं कि जो पेरोल शीट में एम्प्लॉयज आए सिर्फ रियल, घोस्ट एम्प्लॉयज उनमें कोई ना हो, किसी ने अपनी मर्जी से ऐड ना कर दिया हो? इसके लिए कंट्रोल्स क्या? सबसे पहले सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का मतलब क्या कि जो एम्प्लॉयज को ऐड करने की अथॉरिटी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के पास है, ठीक है, अपॉइंट करने की अथॉरिटी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के पास होनी चाहिए, पेरोल प्रिपरेशन डिपार्टमेंट के पास नहीं होनी चाहिए, वरना पेरोल प्रिपरेशन डिपार्टमेंट अपनी मर्जी से एम्प्लॉयज को ऐड करता रहेगा। ऑथराइजेशन ऑफ न्यू एम्प्लॉयज, क्या आप एग्री करते हैं न्यू एम्प्लॉयज की ऑथराइजेशन होनी चाहिए? बगैर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की ऑथराइजेशन के पेरोल शीट में न्यू एम्प्लॉय नहीं आना चाहिए। एग्री करते हैं? ये कंट्रोल है। इसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होगा? सैंपल्स है। अच्छा, किन एम्प्लॉयज का? किसी भी एम्प्लॉय का, न्यू एम्प्लॉयज का? शाबाश, न्यू एम्प्लॉयज का सैंपल सेलेक्ट करेंगे और क्या चेक करेंगे? ऑथराइजेशन है कि नहीं, ह्यूमन अपॉइंटमेंट लेटर उसका है कि नहीं। शाबाश, ऑथराइजेशन ऑफ न्यू एम्प्लॉयज क्लियर हो गया। अगर ये कंट्रोल नहीं होगा, इसका मतलब है कोई भी पर्सन फेक एम्प्लॉय पेरोल में ऐड करके उसकी सैलरी अपने जेब में डाल सकता है। आगे चलते हैं। कम्युनिकेशन ऑफ रिजाइंड एम्प्लॉयज, जो एम्प्लॉय रिजाइन करके चले जाए फैक्ट्री से, फैक्ट्री सुपरवाइजर को चाहिए इमीडिएटली कम्युनिकेट करे पेरोल डिपार्टमेंट, क्योंकि अगर नहीं करेगा तो एम्प्लॉय छोड़ के चला गया होगा और उसकी सैलरी की पेमेंट होती रहेगी। और किसको होती रहेगी? वो ऑर्गेनाइजेशन में लोग अंदाजा लगा लेते हैं, ठीक है, वो मैं अभी आपके साथ फर्दर डिस्कस करूंगा। मुझे ये बताइए, अगर फैक्ट्री पेरोल में से कुछ एम्प्लॉय छोड़ के चले गए और मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से एम्प्लॉय छोड़ के चले गए और मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के बंदे ने ईमेल कर दी पेरोल वाले को, सिस्टम ठीक है कि प्रॉब्लम है?
वीक है। क्यों? एक्नॉलेजमेंट नहीं ली, उसे एक्नॉलेजमेंट लेनी चाहिए थी, याद है? अच्छा, दूसरा, उसने बताया ही नहीं, ईमेल भी नहीं की, ये सिर्फ उसे इमीडिएटली कम्युनिकेट करना चाहिए, ठीक है? जो एम्प्लॉय छोड़ के चले, वरना हर महीने पेरोल वाले को पता नहीं चलेगा, वो तो ये समझेगा कि एम्प्लॉयज जो हैं वो काम कर रहे हैं। अच्छा, अगर फैक्ट्री मैनेजर ने फ्रॉड करना चाह रहा है, कुछ एम्प्लॉय छोड़ के चले गए, उसने जानबूझ के नहीं बताया, उसने जानबूझ के पेरोल वाले को नहीं बताया, ये एक बड़ा प्रैक्टिकली फ्रॉड होता है पेरोल में। आप एज ऑडिटर्स के फ्रॉड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इसमें 2-3 कंट्रोल है। एक तो ये कंट्रोल है कि जिस वक्त पेमेंट हो रही है उस वक्त आइडेंटिफिकेशन कंफर्म की जाए कि जिस एम्प्लॉय को प्रिपेयर किए जा रहे हैं वो वही एम्प्लॉय रिसीव कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है? वही एम्प्लॉय रिसीव कर रहा है कि नहीं कर। लेकिन प्रैक्टिकली ये भी निस्बतन थोड़ा सा वीक कंट्रोल है, क्योंकि हो सकता है कि एम्प्लॉय पूरा महीना छुट्टी पे रहे, रिजाइन कर गया या छुट्टी पे रहे और वो तनख्वाह लेने को आ जाए। इससे भी अच्छा कंट्रोल क्या है भला? टाइम शीट के ऊपर सिग्नेचर, ये एक अच्छा कंट्रोल है एरर फ्रॉड के लिए नहीं, क्योंकि अगर एम्प्लॉय छोड़ के चला गया और उसने नहीं बताया तो सुपरवाइजर चूंकि फ्रॉड कर रहा है वो खुद से फेक टाइम शीट बना के भेज रहा होगा। चेक कर ले एम्प्लॉय काम कर रहा है कि नहीं, फिजिकल वेरिफिकेशन एम्प्लॉय की। इसके लिए सैंपल कहां से उठाएंगे? पेरोल शीट से। पेरोल शीट से सैंपल उठाएं और देखें एम्प्लॉय फिजिकली काम कर रहा है कि नहीं। इससे जो बोगस एम्प्लॉयज या घोस्ट एम्प्लॉयज जिसे कहते हैं वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे। तो ये आपको कैलकुलेशन वाला पार्ट क्लियर हो गया। इसमें कैलकुलेशन में सबसे पहले हमने ये चीज देखी कि जो एम्प्लॉयज हैं वो रियल होने चाहिए। दूसरे नंबर पे हमने ये देखना है एम्प्लॉयज रियल हैं तो काम भी रियल होना चाहिए, यानी जो वेजेस कैलकुलेट की जा रही हैं सिर्फ रियल वर्क डन की हो। इसमें एक तो फ्रॉड ये हो सकता है कि एम्प्लॉय ने काम किया ही नहीं है और फैक्ट्री सुपरवाइजर उसको टिक करके भेज रहा है, ठीक है? इसको हम एनालिटिकली भी देखते हैं कि एक प्रोडक्ट आपने स्टैंडर्ड कॉस्ट का, ये सब्जेक्ट से हट के बता रहा हूं कंसेप्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट का कंसेप्ट आपने अकाउंटिंग में पढ़ा, तो हम देखते हैं जितने लेबर आवर्स यूटिलाइज हुए हैं उतनी ही प्रोडक्शन भी हुई है कि नहीं हुई, और अगर फर्क है तो किस वजह, एक एनालिटिकल प्रोसीजर होता है। लेकिन बहरहाल हमने ऑर्गेनाइजेशन में जो ज्यादा फ्रॉड होता है वो ये होता है कि एम्प्लॉयज ने ओवर टाइम लगाया भी नहीं होता लेकिन फिर भी वो क्लेम कर देते हैं कि ओवर टाइम लगाया। अब ये इंश्योर करने के लिए कि वेजेस सिर्फ और सिर्फ, यानी जो आवर्स रिकॉर्ड हुए हैं टाइम शीट के ऊपर वो सिर्फ वही आवर्स हों जिनका काम किया है, फेक आवर्स रिकॉर्ड ना हो, उसके लिए कंट्रोल्स क्या हैं? वेजेस, ऑथराइजेशन ऑफ प्री नंबर्ड ऑथराइज्ड टाइम शीट। आपके पास प्री नंबर टाइम शीट होनी चाहिए ताकि किसी एम्प्लॉय की स्किप ना हो पाए। इसमें एरर और फ्रॉड हम दोनों कवर करेंगे, जो टाइम रिकॉर्ड करने में एरर भी हो सकता है, फ्रॉड भी हो सकता है, कंट्रोल्स दोनों को कवर कर रहे होंगे। पहला, ऑथराइज प्री नंबर टाइम शीट हो और इनको ऑथराइज करे, कौन ऑथराइज करे? सुपरवाइजर। इससे पता चल जाएगा कि सारी टाइम शीट भेज दी गई है और जितना भी काम किया गया वो ठीक है। फिर इसके बाद क्लॉक कार्ड सिस्टम होना चाहिए, ठीक है? और क्लॉक कार्ड सिस्टम या अल्टरनेट, अगर क्लॉक कार्ड सिस्टम नहीं, अगर तो मैनुअल है तो फिर इसकी ऑथराइजेशन होनी चाहिए टाइम शीट की। मैनुअल नहीं, ऑटोमेटेड हो सकता है क्लॉक कार्ड, उसमें हमने डिस्कस कर लिया। इसके साथ फिर कंट्रोल जरूरी है, मॉनिटरिंग, और जितना भी ओवर टाइम या बोनसेस हो उसकी अप्रूवल होनी चाहिए। अप्रूवल के बगैर कोई ओवर टाइम नहीं लगाए। और बताइए ये अप्रूवल ओवर टाइम के बाद होनी चाहिए कि पहले? ऑर्गेनाइजेशन में रूल ये होता है कि ओवर टाइम की अप्रूवल पहले हो ताकि ये देखा जाए वाकई ओवर टाइम की जरूरत है कि नहीं है, वाकई ओवर टाइम की जरूरत है कि नहीं जी। चलिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। हमारी फर्म में एक रूल ये था कि जब कोई क्लाइंट के काम से लेट बैठेगा ना तो 8 बजे के बाद से लेट अगर बैठता है ना, 6 बजे तक तकरीबन टाइम होता है, 5:30-6 बजे, 8 बजे से ऑनवर्ड अगर कोई बैठेगा तो वो उसकी एंटाइटलमेंट होती थी डिनर की, वो फर्म के खाते से खाना खा के जाता था। फर्म बाद में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस के तौर पे क्लाइंट से क्लेम कर लेते थे।
अब हमारे कुछ लोग ऐसे होते थे वो सारा दिन काम नहीं करते थे, जैसे ही 4 साढ़े 4 बजते थे काम करना शुरू कर दिया, और जैसे ही 8:05 होते थे उनका काम खत्म हो जाता था। अब देखिए, अगर ओवर टाइम, जाहिर है जब वो क्लेम करते थे मंथ एंड के ऊपर, पार्टनर सीनियर मैनेजर ने देखा, उसने कहा इतना ज्यादा ओवर टाइम किस वजह से लग गया, ठीक है खाने की वजह, खाने की, तो उसके बाद उन्होंने कंट्रोल इंप्लीमेंट। अब बताइए यहाँ पे क्या कंट्रोल होना चाहिए कि हर सीनियर ओवर टाइम लगाने के बाद ओवर टाइम को प्रूव करवाएगा, या कि ओवर टाइम लगाने से पहले अप्रूवल लेनी चाहिए मैनेजर से, मैनेजर वैल्यूएट करे वाकई कोई डेडलाइन करीब है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि रिपोर्ट 2 महीने बाद देनी है और ओवर टाइम अभी लग रहा है। तो यहाँ पे अप्रूवल हमेशा कब होनी चाहिए, पहले होनी चाहिए। इसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होगा, इसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल अप्रूवल ऑफ ओवर टाइम, बोन अप्रूवल चेक करें मैनेजमेंट की तरफ से। ऑथराइजेशन का सैंपल सेलेक्ट करेंगे, टाइम शीट का देखेंगे सुपरवाइजर का सिग्नेचर है कि नहीं, क्लॉक आउट सिस्टम के देखिए कोई फिजिकली पर्सन इसको ऑब्जर्व कर रहा है कि नहीं सिस्टम को, ठीक है, इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। फेक सिग्नेचर कर सकता है आज वक्त में मैनुअली, हाँ, तो उसके लिए फिर देखिए उसके लिए दूसरे कंट्रोल होते हैं। यहाँ पे उन्होंने ये कहा कि एक तो चीज ये ध्यान में रखें, सुपरवाइजर का एक फ्रॉड तो हमने रोक लिया कि वो फेक एम्प्लॉय को ऐड नहीं कर सकता, हम सरप्राइज चेक करेंगे फेक एम्प्लॉय को पकड़ देंगे। दूसरा, सुपरवाइजर फेक ओवर टाइम भी रिकॉर्ड नहीं कर सकता, ये भी फ्रॉड हमने उसको रोक लिया। कैसे, ओवर टाइम की अप्रूवल होगी। अब सिर्फ एक फ्रॉड रह गया, सुपरवाइजर कर सकता है क्या, एम्प्लॉय घर में बैठा हुआ है और वो उसकी हाजिरी, और नॉर्मली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह का फ्रॉड होता है, ठीक है, एम्प्लॉय घर में बैठा हो सिर्फ महीने बाद सैलरी लेने के लिए जाता है। इस तरह के फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए वो एनालिटिकल प्रोसीजर मैंने आपको बताया। क्या आप देखें कि जी टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई है और आज वर्ड कितने। अब डेफिनेटली अगर कोई बंदा घर में बैठा हुआ है, उसकी जगह पे कोई दूसरा बंदा काम तो नहीं कर रहा होगा, वो तो अपने हिस्से का काम कर रहा होगा कोई दूसरा, तो आपका जो वेरिएंस आ जाएगा, जो आपका आवर्स वर्कड होंगे और जो आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन होगी, उस वेरिएंस को जब आप इन्वेस्टिगेट करेंगे आप कहेंगे ये बंदे किधर है, काम क्यों नहीं कर रहे, एक्चुअल प्रोडक्शन कम है। इसके बाद पेरोल शीट शुड बी कैलकुलेटेड करेक्टली। अब जरा नोट कीजिए, हमने देखना है कैलकुलेशन, यूज ऑथोराइज्ड, कैलकुलेशन करते हुए टाइम शीट कौन सी यूज करनी है, जो ऑथोराइज्ड बाय फैक्ट्री सुपरवाइजर होगी। मैनुअल सिस्टम है तो उसको रिकैलकुलेट करके देखे कोई इंडिपेंडेंट पर्सन कैलकुलेशन करने वाला ऑथोराइज्ड टाइम शीट यूज करेगा, इंडिपेंडेंट पर्सन उसको कैलकुलेट कर ले। और अगर आईटी सिस्टम है तो हम देखें एक्सेप्शन बोर्ड जनरेट हो रही है, क्योंकि रेंज टेस्ट लगाना होगा हमने। आईटी सिस्टम रेंज टेस्ट वाली एग्जांपल याद आई है कि अगर कैलकुलेशन करते हुए रेट गलत लग जाए तो वो एक्सेप्शन रिपोर्ट आइडेंटिफाई कर लेता है जब वो रेंज से कम या ज्यादा हो। और फिर उसके बाद अप्रूवल भी हो पेरोल शीट के नहीं, ये सुपरवाइजर की तरफ से नहीं होगी अप्रूवल, ये आवर्स वर्ड की सुपर नहीं है, ये है टोटल पेरोल शीट की, ये सीएफओ करेगा अप्रूव, इसको सीएफओ करेगा। अब देखिए इस पेरोल शीट की तरफ आइए, हमने जो डिपार्टमेंट कवर किया ना, वो पेरोल में सबसे अहम डिपार्टमेंट है, वो है ये पेरोल प्रिपरेशन, ग्रॉस सैलरी तक। पेरोल प्रिपरेशन में हमने 3 कंट्रोल्स, 3 सब डिपार्टमेंट्स पढ़े। पहला कौन सा था, रियल एम्प्लॉइज। रियल एम्प्लॉइज में हमने ये देखा इस कॉलम में जो भी पर्सन आ रहा है वो ठीक है कि नहीं, ये कॉलम ठीक है कि नहीं, ये देखा। फिर दूसरे नंबर पे क्या देखा, वर्क सही जेन्युइन किया गया, उसमें हमने आवर्स वर्क, ये कॉलम देखा कि ये ठीक है कि नहीं। रेट को हमने कहां से कंपेयर किया, ठीक लगेगा, अपॉइंटमेंट लेटर से अपॉइंटमेंट। और थर्ड नंबर पे आके इसने रिकैलकुलेशन की, जो हमारा इस डिपार्टमेंट में कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस वेज सैलरीज में थर्ड रोल था, वो क्या था, कैलकुलेटेड करेक्टली। इसका मतलब क्या है कि अब इसके बाद 1 2 3 4 कॉलम जो है ये सही कैलकुलेट हुए, और ये सही कैलकुलेट हुए हैं कैसे पता चलेगा, रेट हम अपॉइंटमेंट लेटर से कंपेयर कर लेंगे, बेसिक सैलरी मल्टीप्लिकेशन करके, फिर अलाउंसेस वगैरह जो दिए गए हैं उनकी कैलकुलेशन होगी, ग्रॉस सैलरी ऐड हो जाएगा। अब ये सारा काम कर लिया, अब पेरोल प्रिपेयर करने वाले ने क्या इसको रीचेक होना चाहिए, जैसे सेल इनवाइस रीचेक होती थी, इसको भी रीचेक होना चाहिए, इंडिपेंडेंट पर्सन रीचेक करेगा, वो भी कंट्रोल पढ़ लिया।
फिर उसके बाद CFO की तरफ से अप्रूवल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अच्छा, अब इंटरेस्टिंगली यही इसी तरह की एक्टिविटीज डिडक्शन वाले साइड पे भी हो रही हैं, लेकिन ICAP ने पेरोल शीट के 3 हिस्से किए हैं, कैलकुलेशन वाला हिस्सा अलहदा, डिडक्शन वाला हिस्सा अलहदा, पेमेंट वाला हिस्सा अलहदा। ठीक है, इनको अलग-अलग डिस्कस किया है, इसीलिए हम भी इनको अलग-अलग डिस्कस करेंगे। हालांकि इनमें कंट्रोल सिमिलर है, जैसे जो कैलकुलेशन के, अप्रूवल के, रीचेकिंग के कंट्रोल ग्रॉस सैलरीज के ऊपर है ना, वही डिडक्शन के ऊपर भी है। अब नेक्स्ट आते हैं डिडक्शंस की तरफ, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स एंड अदर डिडक्शन। ये हमारा दूसरा फेज आ गया। इसमें 2 तरह की डिडक्शंस हैं, एक है वॉलंटरी डिडक्शन, एक है स्टैट्यूटरी डिडक्शन। वॉलंटरी डिडक्शन में क्या चेक करना है, एम्प्लॉय ने अपनी कंसेंट दी हो, एम्प्लॉय की ऑथराइजेशन। स्टैट्यूटरी डिडक्शन में क्या चेक करना है, डिडक्शन अपडेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक हो। इसमें सबसे बड़ी एग्जांपल टैक्स की है कि जो टैक्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो आपने अपडेटेड यूज करने हैं, प्रीवियस ईयर वाले नहीं करने। और जिस तरह ग्रॉस वेजेस की अप्रूवल हुई थी, नेट पेमेंट की भी, ये डिडक्शन की भी अप्रूवल हो। क्लियर? और ये भी CFO करेगा, शाबाश, बिल्कुल। वॉलंटरी जैसे प्रोविडेंट फंड, जैसे कोई लोन लिया हुआ है उसकी रीपेमेंट, ये एरिया क्लियर हो गया। इसमें भी आप एक और कंट्रोल भी ऐड कर सकते हैं, रीकैलकुलेशन का, कि जिस तरह यहां पे रीकैलकुलेशन का एक कंट्रोल था कि ग्रॉस वेजेस जब कैलकुलेट होगी इंडिपेंडेंट पर्सन उसको रीचेक करे, यहां पे डिडक्शन भी है कि जब वो कैलकुलेट कर ले इंडिपेंडेंट पर्सन इन डिडक्शन को रीचेक कर रहे हैं। अब किस चीज की बारी आई, पेमेंट की। पेमेंट करते हुए हमने लिस्ट बनानी है बैंक ट्रांसफर लिस्ट की। ठीक है, वो डिपेंड करता है, अगर तो नेट पेमेंट, ये हम नारा जो नेट पेमेंट कॉलम है थर्ड, इसमें इसके आगे फिर 3 तरह की कैटेगरीज बनती हैं। एक वो जिनको कैश में पेमेंट करनी है, जिनको चेक इश्यू करना है, जिनके बैंक। अगर चेक या कैश के जरिए से पेमेंट करनी है तो हमारा कंट्रोल ये होगा, डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त इंश्योर किया जाए एम्प्लॉयज की आइडेंटिफिकेशन। और अगर बैंक के जरिए से ट्रांसफर करना है तो एक लिस्ट बनती है जिसे कहते हैं बैंक ट्रांसफर लिस्ट। बैंक ट्रांसफर लिस्ट, हमने ये इंश्योर करना है कि ये बैंक ट्रांसफर लिस्ट ऑथोराइज्ड हो, ये बैंक ट्रांसफर लिस्ट ऑथोराइज्ड हो। वैसे तो जो भी पेमेंट आप करेंगे कैश के जरिए से, चेक के जरिए से, वो भी ऑथोराइज्ड होनी चाहिए, वो भी ऑथोराइज्ड होनी चाहिए। लेकिन चूंकि जो बड़ी बड़ी पेमेंट्स होती हैं वो डायरेक्ट पेमेंट बैंक ट्रांसफर लिस्ट के जरिए से होती हैं, तो इसलिए खास तौर पे उसको ऑथोराइज, यानी CFO ऑथोराइज करे, हाँ जी इनको पेमेंट कर दी जाए। देखिए यहां पे एक चीज ध्यान में रखिएगा, एक अप्रूवल होती है कैलकुलेशन की, एक अप्रूवल है पेमेंट की। बाजू का ऐसा था, कैलकुलेशन ठीक कर ली, CFO कहता है अभी पैसे नहीं है, 15 दिन के बाद पैसे देंगे, रिकॉर्ड कर लो, रिकॉर्डिंग की अप्रूवल आ गई, कैलकुलेशन की अप्रूवल, पेमेंट की अप्रूवल अभी नहीं आई। तो यहाँ पे जो अप्रूवल है वो किस चीज की है, पेमेंट की। ठीक है, इसके बाद ये जो चेक या कैश के जरिए से अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो उसमें एम्प्लॉय की आइडेंटिफिकेशन कंफर्म करेंगे। बैंक ट्रांसफर लिस्ट के जरिए पेमेंट कर रहे हैं तो उस लिस्ट को CFO ऑथोराइज करेगा, और CFO ऑथोराइजेशन से पहले काम करता है, इस महीने की लिस्ट को पिछले महीने की लिस्ट के साथ कंपेयर करता है कि टोटल में ज्यादा फर्क तो नहीं है, अगर ज्यादा डिफरेंस हो तो उस वक्त इन्वेस्टिगेट करेगा। ठीक है, वो चेंजेस जो यहाँ पे लिखा था वो उससे रिलेट कर रहा था। फिर टाइमली पेमेंट करनी है, किस चीज की, किस चीज की, सैलरीज की, नहीं, सैलरीज की चाहे अभी ना करे पेमेंट, लेकिन कम से कम जो टैक्स डिडक्ट किया है ना वो जरूर पेमेंट कर देने। ठीक है, आपने अगर टैक्स पढ़ा है तो उसमें शायद कुछ दिन भी होते, 7 दिन होते थे या 15 दिन होते थे, जिनमें टैक्स आपने किसी भी चीज का पेमेंट का टैक्स डिडक्ट किया ना वो FBR में जमा करवाना होता है। वो कितने दिन होते थे, 15 दिन होते हैं, हाँ 15 दिन। ये टाइमली पेमेंट उसी से रिलेट कर रहा है। फिर रिकंसिलिएशन बिटवीन सैलरी पेएबल एंड पेड, पेएबल कितनी थी, पेड कितनी। नॉर्मली पेड कम होती है थोड़ी सी, किस वजह से, कुछ एम्प्लॉइज आके फौरी तौर पे कैश की पेमेंट नहीं लेते या अपना चेक वसूल नहीं करते। ठीक है, बाजुकात ऐसा होता है कि जैसे खास तौर पे ये गवर्नमेंट सेक्टर में जो पेंशन पे की जाती है ना उसमें प्रॉब्लम आती है। कुछ एम्प्लॉइज तो ऐसे होते हैं जो कि मंथली बेसिस के ऊपर अपनी क्लेम कर लेते हैं पेंशन, कुछ एम्प्लॉइज ऐसे भी होते हैं जो कि 6-6 महीने या साल बाद आके पूरे साल की पेंशन जो है वो क्लेम करते हैं।
तो इस सूरत में जो अमाउंट पे नहीं हुई या क्लेम नहीं हुई उसका अलहदा से रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए। ये ना होकर किसी एम्प्लॉय बीमार है, उसकी तबीयत खराब है, वो उस महीने सैलरी क्लेम करने के लिए नहीं आया, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला है वो सैलरी अपनी जेब में डाल दे, ठीक है, या अपने बैंक अकाउंट में डाल दे, उतने दिनों का इंटरेस्ट खाता जाए जब तक वो एम्प्लॉय क्लेम करने के लिए नहीं आता। तो अगर सैलरी पेबल है और पेड में फर्क है तो उसकी रिकंसिलिएशन बननी चाहिए और उसका बाकायदा रिकॉर्ड होना चाहिए कि अनपेड सैलरी कितनी है। भी ये समझ, रिकॉर्डिंग पेरोल, पेरोल वाले को रिकॉर्ड करते हुए किस डॉक्यूमेंट की बेस पे रिकॉर्डिंग करनी है? ऑथोराइज्ड पेरोल। अब मुझे बताइए ये पेरोल कौन ऑथोराइज कर रहा है? CFO। शाबाश। डेडलाइन फॉर रिकॉर्डिंग के 1 हफ्ते के अंदर अंदर रिकॉर्ड कर दो। ये ना हो कि पिछले महीने की अभी रिकॉर्डिंग की नहीं पेरोल की, कट ऑफ एरर आ जाएगा अगर दिसंबर के महीने के टाइमली बेस पे रिकॉर्ड ना करें। रिकंसिलिएशन बिटवीन पेरोल एंड GL। अच्छा, इस रिकंसिलिएशन इसमें फर्क है, यह है सैलरी पेड और पेबल में, और ये किसमें है? यानी इसमें, अच्छा अब आप कहेंगे सर इसकी एंट्री बता सकते हैं आप? इस पेरोल की बेस पे कौन सा वाला एंट्री क्या पास करेगा? सैलरी एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, गलत। सैलरी एक्सपेंस डेबिट, पेबल क्रेडिट, और पेबल में सैलरी पेबल अलग क्रेडिट, टैक्स पेबल अलग क्रेडिट, और प्रोविडेंट फंड अलग क्रेडिट, ठीक है, और बाकी अगर कैश पे कर दिया बोल बाद में फिर पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट। तो ये डिफरेंट अकाउंट्स की रिकंसिलिएशन बनानी है कि इसमें जो टोटल फिगर है जो प्रोविडेंट फंड में जानी चाहिए वो प्रोविडेंट फंड में रिकॉर्ड होगी कि नहीं, सैलरीज एक्सपेंस में फिगर जानी चाहिए वहां पे रिकॉर्ड होगी कि, यानी जो अमाउंट जिस रिस्पेक्टिव हेड में जानी चाहिए वहां पे रिकंसिलिएशन बनानी है, वहां पे रिकॉर्ड होगी कि नहीं। ये अकाउंट्स के अंदर रेलिवेंट अकाउंट्स में ट्रांसफर की बात कर रहा है रिकंसिलिएशन। भाई ये कुछ समझ आया आपको? चलिए अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सुन लीजिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए जो सबसे अहम होगा केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो एक कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस वेजेस एंड सैलरीज वाला एरिया है और फिर पेमेंट वाला एरिया। पेमेंट में पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट करते हुए खास तौर पे जब हमने आइडेंटिफिकेशन कंफर्म करनी होती वो। क्लियर हुआ ये? चलिए आज का हमारा पार्ट A यहाँ पे खत्म होता है और आप होम असाइनमेंट नोट कर लें, आपने कम से कम ये क्वेश्चन जरूर करना है, अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है जी, और फिर केस 3 ऑफ अपेंडिक्स, ये 2 क्वेश्चन आपने, ये बाकी रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है 14, इसको आप रीड कर लीजिएगा रिटन फॉर्म में। इन दोनों क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट करना, ठीक है। लेक्चर का ये हिस्सा यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।